कल हम लोग इल्तुतमिश तक देख लिए थे और इसमें हम क्या किए ना, साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है ये सब भी आप लोग कल बोल रहे थे ना, आता है क्वेश्चन, तो जितना हो पाया उतना हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, बाकी अलग से भी लिस्ट दे देंगे आपको। तो अभी इसमें लिखने से क्या है ना, इसमें आपको याद रहेगा कि कौन किसको क्या पोस्ट मिला था। उससे क्या है कि मेमोरी में आसान रहेगा याद करने में। तो अब इल्तुतमिश तक हम लोग पढ़े थे कि इल्तुतमिश के समय क्या हुआ। इल्तुतमिश देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था, आया यहाँ पे 1206 के बाद, जब वो मर गया, घोरी घोरी के मरने के बाद अचानक से मालिक मर गया है। अब जो जो स्लेव लोग हैं वो क्या करेंगे, आपस में लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते क्या हुआ कि भाई ऐबक जो है कंट्रोल किया दिल्ली को। ऐबक के कंट्रोल करने के बाद फिर क्या हुआ कि चीजें अभी स्टेबलाइज नहीं हुई थी, अभी भी याल्दूज को बाचा ये सब क्या है आपस में लड़ ही रहे थे। इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के टाइम पे हम लोग देखे कि मंगोल जो है, मंगोल का थ्रेट, एक नया थ्रेट आ जाता है। अब इंटरनली तो एम्पायर भी, मतलब इंटरनली जो है दिल्ली सल्तनत अभी खुद में ही बहुत कंसोलिडेटेड नहीं है, खुद में ही बहुत अभी नया, एक समझ लीजिए कोई इस्टेब्लिशमेंट अभी ढंग से बना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं हुआ है। तो इल्तुतमिश कोशिश करता है कि धीरे धीरे चीज़ों को स्टेबलाइज करे। जैसे इक्ता सिस्टम को वो स्टेबलाइज करता है, इक्ता सिस्टम को वो बताता है तरीके से कि क्या क्या इक्तदार का काम है। तो और पहली बार मंगोल जो है इल्तुतमिश के टाइम पे ही अटैक करते हैं इंडिया में। जो पहला अटैक है वो इल्तुतमिश के टाइम पे ही होता है। तो एक नया थ्रेट इमर्ज हो रहा होता है। फिर इल्तुतमिश मरने लगता है। अब इल्तुतमिश जब मरता है तो वो बोलता है कि भाई किसको अब बनाया जाए अगला सुल्तान। तो उस समय क्या होता है कि कोई भी इतना लायक इल्तुतमिश का लड़का होता नहीं है कि जिसको सुल्तान बनाया जा सके। सब लोग या तो शराब में धुत रहते हैं या तो यहाँ वहाँ इसी सब में रहते हैं। तो वो बोलता है कि सबसे जो वो नोबल से अपने बोलता है कि रजिया जो मेरी बेटी है उसको बना दो तुम सुल्तान। अब नोबल्स आपको पता होगा, तुर्कान चिहिलगानी जो 40 नोबल्स हुआ करते थे, इलीट 40। तो इस 40 नोबल को बोला वो मरते मरते कि मेरी बेटी को बना देना, किसको, वो बना देना, क्या नाम है, सुल्तान बना देना, ठीक। अब मर तो जाता है वो। नोबल्स क्या करते हैं, उनको ये बात पचेगी नहीं ना कि अब एक औरत से, एक लेडी से ऑर्डर ले वो। और किस समय की बात हो रही है, 13th सेंचुरी की बात हो रही है। उस समय तो पैट्रियार्की प्रॉपर अच्छे तरीके से था। तो उस समय उनको लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है कि एक औरत सुल्तान बन जाए। तो वो क्या करते हैं, रुकनुद्दीन को बना देते हैं क्या, सुल्तान। रुकनुद्दीन 6 महीने के लिए सुल्तान रहता है, कुछ कर पाता नहीं है। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो उसको नोबल पकड़ के मार डालते हैं। और उसके बाद, मारने के बाद फिर क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नोबल्स, खुद को नोबल्स को भी मारने लगा था ये रुकनुद्दीन, और बहुत यूजलेस वायलेंस क्रिएट करने लगा था। मतलब बहुत ही कोई किसी लायक था नहीं ये। तो होता क्या है फिर, अब नोबल्स बैठ के चर्चा कर रहे होते हैं कि क्या किया जाए, अब कौन बनेगा सुल्तान। तो उसी में रजिया सुल्ताना पीछे से सुन रही होती है और वो बोलती है कि एक बार हमें भी मौका दे दो। हम जब तुम्हारा मन करेगा हटा देना, अगर तुम्हें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे जॉब अच्छे तरीके से। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश के टाइम से ही उसको एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का नॉलेज रहता है। क्योंकि रजिया सुल्ताना ऐसी थी कि जब मान लीजिए इल्तुतमिश कहीं बाहर जा रहा है कैंपेनिंग पे, तो रजिया सुल्ताना को इंचार्ज बना के जाता था। तो इसको एक्सपीरियंस था। तो रजिया सुल्ताना बनती है, रजिया बनती है क्या, सुल्तान बनती है पहली, एक हिसाब से दिल्ली सल्तनत में दिल्ली पे बैठने वाली पहली सुल्तान। अब रजिया के सुल्तान बनने के बाद रजिया क्या है, धीरे धीरे पहले तो मुगल्स जैसे चाहते थे वैसे रूल करते हैं। और उसमें याद रखिएगा बहुत ऑर्थोडॉक्स किस्म के लोग भी हुआ करते थे, मतलब ऑर्थोडॉक्स नोबल्स भी थे। तो रजिया के सुल्तान बनने के बाद वो अब धीरे धीरे, शुरुआत में तो नोबल्स के हिसाब से चलती है, धीरे धीरे अपने हिसाब से चलने लगती है। जैसे एक जलालुद्दीन याकुत, जलालुद्दीन याकुत को अपॉइंट कर देती है अमीर आखुर। अमीर आखुर का क्या पोस्ट था, स्टेबल्स जो घोड़ा वोड़ा जहाँ रखते थे उसका मास्टर, अमीर आखुर। तो अब ये जो था अबिसीनियन था, इथोपिया का था ये, इथोपिया का था। लेकिन उस समय जो है टर्क्स जो है, मतलब उसमें जैसे आज हम लोग जात पात देखते हैं, उस समय भी क्या था, मुस्लिमों में क्या था उस समय के जो दिल्ली सल्तनत में, कि जो भी टर्किश ओरिजिन के हैं उन्हीं को माना जाता था कि सबसे भाई इलीट वही हैं, सबसे बड़े वही हैं, सबसे इलीट वही हैं। तो उन्हीं को सिर्फ आप नोबल बना सकते हैं जो, जिनका कहीं ना कहीं टर्किश वंशज हो, ठीक है। तो जो जितने नोबल्स, जैसे 40 जो नोबल्स थे सारे के सारे टर्क्स थे, ठीक। ऐसे ही जो खिलजी हुआ करते थे, खिलजी
ये अफ़गान मतलब रहते तो अफ़गानिस्तान में थे, लेकिन खिलजी क्या है, पैदा तो हुए थे लोग टर्किश ओरिजिन के थे, लोग टर्किश ओरिजिन के, लेकिन इनके वंशज जो है ना अफ़गानिस्तान में सेटल हो गए थे और अफ़गानिस्तान का तौर-तरीका ये लोग अपनाने लगे थे। इसीलिए क्या होता था कि खिलजी के लोग ये लोग जो है ना टर्क नहीं मानते थे, खिलजी को। तो टर्क्स जो है, जो नोबल्स थे, वो बोलते थे कि तुम एक नॉर्मल पर्सन को तुम बना दे रही हो अमीर-ए-आख़ुर, ये गलत बात। तो ये क्या है, दिमाग में उसके लोगों के मन में चलने लगा, जो चालीसा थे, जो 40 नोबल्स थे। तो अब धीरे-धीरे यहीं से कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है उनकी, उसकी कि ऐसा किया जाए कि इसको जो है हटा दिया जाए यहाँ से। एक उसमें से एतगीन नाम का नोबल था, एतगीन। एतगीन नाम का नोबल था, वही ये शुरू करता बातचीत। एक तो ये, दूसरा क्या था कि दरिया क्या की कि एक समय ऐसा आया कि वो घोड़े पे चलने लगी, घोड़े पे चलने पे एकदम आदमी का कपड़ा पहनने लगी और ये सब चीज़ें करने लगी। तो उससे जो ऑर्थोडॉक्स नोबल्स थे, वो लोग उन लोगों को लगा, कि ये तो बहुत गलत चीज़ है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक नॉर्मल जो एक सुल्तान, एक लड़की ऐसा काम कर सकती है। तो धीरे-धीरे नोबल्स के नज़र में ये चढ़ने लगी रज़िया। तो एतगीन और बाकी नोबल मिलकर के एक कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं कि चलो उसको अब हम किसी तरीके से हटा देंगे। होता क्या है, पंजाब में कुछ रेबेलियन होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है पंजाब में। जाती है रज़िया वहाँ पे डिस्टर्बेंस को सप्रेस करने के लिए। वहीं पे जाकर के लोग क्या करते हैं, जो एतगीन और ये लोग मिलके क्या करते हैं, पहले तो याकूत को मार डालते हैं। याकूत को मार डालने के बाद रज़िया को जेल में डाल देते हैं, भटिंडा के फोर्ट में वहाँ जेल में डाल देते हैं। और उस समय भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया। भटिंडा का जो गवर्नर था अल्तुनिया, यानी कि अल्तुनिया अब कैद किए हुए है रज़िया को। तो रज़िया अल्तुनिया से बोलती है कि देखो यार, तुम हमको छोड़ दो, तुमको हम क्या करेंगे, जब तुम हम सुल्तान बन जाएँगे, तुमको हम बहुत बड़ा पोस्ट दे देंगे, ये दे देंगे। तो मतलब उसको लुभाने लगती है और इवन उससे शादी भी कर लेती है। तो अल्तुनिया और रज़िया दोनों शादी कर लेते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं कि चलो ऐसा है कि दिल्ली चलते हैं, अब अटैक करते हैं दिल्ली पे। तो रज़िया और अल्तुनिया मिलके जाते हैं दिल्ली पे अटैक करने। लेकिन होता क्या है, दिल्ली पे ये लोग जाते हैं अटैक करने, वहाँ हार जाते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं। अल्तुनिया और रज़िया वहाँ से भाग भी जाते हैं। भागने के बाद अलग-अलग सोर्सेज़ अलग-अलग चीज़ मेंशन करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि उसको सुल्तान जो है वो जाके मरवा दिया। कई लोग बोलते हैं कि रास्ते में 2-3 लोग थे वो मार डाले। तो अल्टीमेटली दोनों लोग मर जाते हैं। अब 1239 में, मतलब 3 साल के रेन में रज़िया का रेन खत्म हो जाता है। इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें यही है कि जैसे आप ये अमीर याकुर देख लीजिएगा, याकूत और एतगीन, अगर आपको नाम क्या पता पूछ ही रही यूपीपीसीएस वगैरह में, तो एतगीन नाम देख लीजिएगा और अल्तुनिया। तो ये होता है रज़िया का रेन। फिर उसके बाद मुइज़ुद्दीन बहरम को अपॉइंट किया जाता है। अब मुइज़ुद्दीन बहरम अपॉइंट होता है एतगीन की मदद से। तो एतगीन को क्या बना देते हैं लोग, नायब-ए-मामलिकात, मतलब जितने भी पूरे राज्य का जितना काम होगा, एक हिसाब से डिप्टी ना सुल्तान समझ लीजिए, रीजेंट। जैसे कि सुल्तान है, सुल्तान के नीचे वाला पोस्ट नायब-ए-मामलिकात, नायब-ए-मामलिकात। तो ये किसको अपॉइंट करता है, एतगीन को। भाई एतगीन ही उसको सुल्तान बनाया है, तो अब जवाब में तो कुछ ना कुछ तो उसको मिलना चाहिए, मतलब इन रिटर्न तो कुछ मिलना चाहिए। तो इन रिटर्न उसको ये पोस्ट मिल जाता है एतगीन को। लेकिन क्या होता है, मुइजुद्दीन बरहम एतगीन को ही मरवा डालता है। मुइजुद्दीन बरहम जब सुल्तान बनता है, तो क्या होता है, ये धीरे शुरुआत में तो सही रहता है, बाद में जाकर के ये सेंसलेस जो है ना नोबल्स को मरवाने लगता है, कभी इसको कभी उसको, सबको मरवाने लगता है। एतगीन क्या किया था कि एतगीन जो है ना, एतगीन सुल्तान की बेटी से शादी कर लिया था, बहरम से। बहरम की बेटी से शादी कर लिया एतगीन। अब होता क्या है, शादी करने के बाद एक घर भी खरीदा बहुत बड़ा, तो घर के आगे हाथी-वाथी रखने लगा, हाथी, और फिर बैंड बाजा भी रखने लगा। तो ये चीज़ बहरम को पसंद नहीं आया कि ये क्या कर रहे हो तुम? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एतगीन को भी मरवा डाला। अब नोबल्स को ये लग गया कि अरे यार, ये तो हम ही लोग को मरवा डालता है। तो ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो इसको भी हटा दिया गया। 2 साल बाद उसको पकड़ा गया, हाथ-पैर बाँधा गया, जेल में डाला गया और मरवा डाला गया। तो ये मुइज़ुद्दीन बरहम का भी रेन खत्म। फिर अपॉइंट किया जाता है अलाउद्दीन मसूद को। अब अलाउद्दीन मसूद जो रहता है, वो भी इस तरीके से बहुत वीक रूलर रहता है और अल्टीमेटली इसी के समय देखिए आप, बलबन जो है, बलबन को ये आमिर-ए-हाजिब, आमिर-ए-हाजिब ये कौन-सा पोस्ट था? लॉर्ड चैम्बरलेन का पोस्ट था। मतलब ये जो जितने भी चीज़ें जाएँगी किंग के पास, सुल्तान के पास, आमिर-ए-हाजिब, मान लीजिए कोई मिलना चाहता है सुल्तान से, तो वो इसी के थ्रू जाएगा, आमिर हाजिब के थ्रू जाएगा, ठीक है? मतलब सारा जितना भी दस्तावेज सब कुछ। तो ये बलबन को अपॉइंट करता है मसूद।
ठीक, तो ये पोस्ट आप देख लीजिए आमिर हाजिब का। इसका भी रेन खत्म हो जाता है कुछ साल में, ये भी इस तरीके से बन जाता है। फिर आता है नसीरुद्दीन महमूद। अब नसीरुद्दीन महमूद ये क्या होता है, ये कुछ लंबे समय तक इसका रेंज चलेगा। अब देखिए नसीरुद्दीन महमूद आते आते आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि कितना अभी जो दिल्ली सल्तनत का जो जो सल्तनत है, सल्तनत में सुल्तान का कोई वैल्यू ही नहीं है कि नहीं। जो चाह रहा है जिसको मरवा डाल रहा है, जब नोबल चाह रहे हैं इसको हटाना उसको अपॉइंट करना, उनके अब उनके हिसाब से हो रहा है। मतलब जो तुर्कान चहलगानी जो था, जो जो चालीसा है, जो 40 नोबल है जो इल्तुतमिश के टाइम पे बने थे, उसको वो नोबल्स अभी अपर हैंड उनका है, मतलब वो जिसको चाहेंगे वो बन जाएगा। इसी का हिस्सा था बलबन भी। बलबन भी इसी नोबिलिटी का हिस्सा था बेसिकली। तो अब क्या हुआ, जब नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया, तो नसीरुद्दीन महमूद को खास वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था सुल्तान मतलब ये रूल करने में या गवर्न करने में। और इसलिए बलबन यहाँ पे क्या होता, बलबन को एक मौका मिल जाता है। तो बलबन जो है वो क्या होता, उसको यहाँ पे अपॉइंट कर देता है नायबे मामलिकात। नायबे मामलिकात कौन था, रीजेंट था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये नायबे मामलिकात। वो रीजेंट मतलब सुल्तान पहला और दूसरा समझ लीजिए नायबे मामलिकात। तो अब क्या है कि बलबन वर्चुअली बलबन रूल करने लगा है इस समय। ऑफिशियली तो नसीरुद्दीन महमूद है सुल्तान, लेकिन बलबन के हाथ में पूरा पावर था। अब बलबन के हाथ में पावर था। बलबन अगर देखेंगे आप, बलबन जो है ना पहली बार 1223 में इल्तुतमिश के टाइम से ये काम करना शुरू किया था दिल्ली सल्तनत में। बचपन से ही इसको एक स्लेव बना दिया गया था। फिर एक तुर्किश जो आदमी है वो उसको खरीद के गुजरात लाया। गुजरात लाने के बाद एक बेच दिया गया इसको एज अ स्लेव। तो बचपन में ही फिर क्या हुआ, इसकी इसको जो उसको जो सब मालिक था, स्लेव का मालिक, इसको बहुत अच्छे तरीके से पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई करवाया, सब कुछ करवाया, और टैलेंटेड था बलबन। तो समझ में आ गया कि बहुत टैलेंटेड है। तो दिल्ली लेके गया और इल्तुतमिश जो है बलबन को खरीद लेता है। जब इल्तुतमिश बलबन को खरीदता है तो इल्तुतमिश क्या 1223 में वो अपॉइंट ऐसे नॉर्मल पोस्ट पर अपॉइंट होता है। धीरे धीरे बलबन जो है बहुत ऊपर बढ़ने लगता है, प्रमोशन होने लगता है। यहाँ तक कि वो 40 नोबल जो एकदम स्टीम पोस्ट था, 40 नोबल उसके अंदर आ जाता है। अब देखिए 40 नोबल के अंदर आया। फिर मसूद उसको अपॉइंट करता है अमीर हाजिब। तो ये सब धीरे धीरे बलबन का क्या है, प्रमोशन हो रहा है। ये सब चीज उस समय जो और नोबल्स थे उनको अच्छी नहीं लगती थी। जलन की भावना तो रहेगी ही रहेगी, तो उन लोगों को जलन होने लगा। उसमें से एक था रेहान। रेहान रेहान उस समय क्या था, वकील दर क्या था, जो रॉयल हाउस होल्ड है उसका पूरा जो देख रेख कौन करेगा, उसको उसका काम था। वकील दर का काम था रॉयल हाउस होल्ड, मतलब जितना भी किचन से लेकर के सब कुछ, ये सब कौन देखता था, वकील ए दर। तो वकील दर जो है, रेहान अपॉइंट हो गया वकील दर। अब क्या सिचुएशन है देखिए, मसूद जो महमूद है, महमूद ये राजा है। बलबन बलबन जो है वो क्या है, नायबे मामलिकात। नायबे मामले मीन्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है। हाँ बलबन भी टर्क था। बलबन भी जो है वो भी टर्किश ओरिजिन का था। तो नायब, क्योंकि देखिए उस समय ना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। टर्किश ओरिजिन एक हिसाब से, जैसे एक एक समय आता ना जब जो रॉयल ब्लड, जैसे मुगल के टाइम पे था कि मुगल का क्या, मंगोल चंगेज खान का खून है, ब्लड है, तो वही लोग राजा बन सकते थे। इसी तरीके से जो है ना रॉयल ब्लड एक हिसाब से समझिए टर्किश का उस समय एक बायसनेस था कि जो टर्किश लोग होंगे, डिसेंट के लोग होंगे, वही क्या कर सकते हैं, वही इंपॉर्टेंट पोस्ट ले सकते हैं। इवन बलबन ये तक कहता था कि जब भी हम किसी को मतलब टर्किश के अलावा किसी को हम देखते हैं तो मेरा खून खौल जाता है और मेरा हाथ पहुंच जाता है मेरे तलवार के पास कि उसी समय उसको मार डाले। तो उस समय एक बायसनेस था। तो बलबन जो है वो भी टर्किश था। अब क्या हुआ, ये पॉइंट है अभी इसके राइज में, जो लोग को जलन होने लगी उसमें सबसे प्रमुख जो था वो था रेहान। रेहान उस समय क्या काम करता था, रेहान उस समय वकील दर का काम क्या था, जो पूरा रॉयल का हाउस होल्ड है, किचन कपड़ा लता सब कुछ, उसका देख रेख कौन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था। वकील दर भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था। अब वकील दर एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और वकील दर का जो काम है वो रॉयल हाउस होल्ड, मतलब घर का काम है समझ लीजिए एक हिसाब से। तो वकील दर भी बहुत क्लोज था सुल्तान के। अब धीरे धीरे क्या करने लगा रेहान, धीरे धीरे सुल्तान का कान भरने लगा। बोला अरे यार बलबन तो ऐसा है, बलबन तो ऐसा है, मतलब धीरे धीरे ये करने लगा। फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि सुल्तान को लगता है हाँ यार बलबन तो बहुत दुष्ट है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो रेहान जो है वो क्या कहता है, महमूद को इन्फ्लुएंस करके
क्या करवाता है, बोलता है एक काम करो तुम बलबन को ट्रांसफर कर दो दिल्ली से बाहर। ठीक, उन लोगों का प्लान ये रहता है कि एक बार जब उसको ट्रांसफर कर देंगे दिल्ली से बाहर, तो बलबन क्या करेगा, बलबन रिवोल्ट करेगा, बोलेगा भाई क्यों ट्रांसफर कर रहे हो। और जब वो रिवोल्ट करेगा तो मौका मिल जाएगा इन लोग को उसको दबाने का। और जब उसी समय क्या करेंगे, बलबन की कहानी खत्म कर देंगे। ये इसका एम था, रेहान का एम था ये। लेकिन होता क्या है, बलबन को ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं दिल्ली से बाहर। दिल्ली से बाहर बलबन बिल्कुल चूं तक नहीं बोलता, बोलता है ठीक है जैसा तुम बोलो, चले जा रहे हैं। चला गया। अब रेहान को ये बात अच्छी नहीं लगी कि यार ये क्या, ये तो मान गया चुपचाप। फिर रेहान जो है वो महमूद को बोलता है एक काम करो, जहां उसको ट्रांसफर किया वहां से यहाँ वहां, मतलब अलग जगह, कभी इस प्रोविंस में कभी उस प्रोविंस में ट्रांसफर किया जा रहा था। हर एक ट्रांसफर को बलबन ने एक्सेप्ट किया, बहुत रॉयल ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जैसा कहो। इससे क्या होता है कि इससे एक बलबन का इमेज बन गया कि बलबन तो बहुत लॉयल ऑफ स्लेव है, मतलब लॉयल सर्वेंट है सुल्तान का। तो अल्टीमेटली क्या होता है, बलबन फिर आता है वापस। और बलबन जब 1.5-2 साल के लिए वो बाहर रहता है, फिर बलबन वापस आता है। वापस आने के बाद क्या होता है, वो रायहान को जो है साइडलाइन करता है। साइडलाइन करने के बाद फिर वापस से वो नायबे मामलिकात के पोस्ट पे अपॉइंट हो जाता है। अब क्या, अब महमूद का एक राजा बना हुआ है, लेकिन बलबन जो है मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी बलबन है। मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी बलबन है। 65 में जो है महमूद की डेथ होती है। कई लोग ये बोलते हैं कि बलबन खुद मरवा दिया, लेकिन अल्टीमेटली महमूद की डेथ होती है। अब सोचिए 20 साल तक लगभग ये रूल किया। उसके पहले देखिए इल्तुतमिश के बाद किसी कोई ऐसा नहीं था जो इतना लंबा रूल करे, क्योंकि इतना इंस्टेबिलिटी थी। अब जब महमूद मरता है तो उस समय बहुत सारे इश्यूज होते हैं, अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर मतलब मंडरा रहे हैं। अब कैसे इश्यूज है उसको जरा देख लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए कि महमूद का रेन है ये, तो महमूद के रेन में बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी थे। जैसे एक इशू क्या, कि जो जो नोबल्स थे उनका स्टेटस इतना हाई था कि कभी कभी सुल्तान को ही सरपास कर जाता था। मैं नोबल्स, तो सुल्तान एक नाम का सुल्तान था, बहुत उसकी अथॉरिटी नहीं थी। दूसरा, मंगोल का, हमेशा मंगोल का क्या रहता था, खतरा रहता था कि मंगोल कब आ जाएंगे, तो मंगोल का हमेशा डर बना था। तीसरा, जो दिल्ली के आसपास का रीजन था वहां पे अक्सर रिवोल्ट हुआ करता था। दिल्ली के आसपास के रीजन में अक्सर मतलब ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया था। लोग ट्रैवलर मतलब यहाँ वहां जाना बहुत मुश्किल हो गया था लोगों का, क्यों, क्योंकि अक्सर लूट लेते थे लोग, लुटेरे बहुत हो गए थे। तो ये एक इशू। राजपूत वगैरह और जो भी और भी राजा लोग थे वो वापस से अपनी टेरिटरी ले लिए, रिवोल्ट करे ले लिए, तो मतलब अब दिल्ली सल्तनत बहुत वीक भी हो गया। तो इस तरीके के इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेशन जो इल्तुतमिश इतने तरीके से बनाया था, इतना सिस्टम को जो इतने तरीके से बोला था कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन भी ढंग से नहीं चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन भी ढंग से नहीं चल रहा है, ठीक। तो ये सारे इश्यूज अभी भी दिल्ली सल्तनत के ऊपर बने थे, ठीक। इसी कंटेक्स्ट में क्या करता है, बलबन आता है। बलबन शुरुआत के दिनों में एज अ रीजेंट, एज अ नायब मामलिकात काम करता है महमूद के अंदर। तो कुछ कोशिश करता है कि कुछ चीजें सही कर पाए। बाद में क्या होता है, बलबन एज अ सुल्तान बनता है, बलबन सुल्तान। तो बलबन का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहता है इसमें, इस गवर्नेंस में। तो बलबन जब सुल्तान बनता है तो बहुत सी चीजें वो चेंज कर देता है। अब जैसे देखिए क्या क्या चेंज करता है। बलबन को उलुग खान भी कहते थे ना। अब ये क्या करता है, इसके पास जो जो इश्यूज हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रेस्टीज ऑफ क्राउन, ठीक। अभी क्या है, सुल्तान का मतलब क्या है कि जैसे, अब जैसे मान लीजिए कि क्लास को कोई मॉनिटर बना दिया जाए, या कोई भी ऐसा ऐसा पोस्ट जो लोग उसको उसका वैल्यू ही नहीं देते हैं। तो हुआ क्या कि अब जो क्राउन का प्रेस्टीज उठाना था बलबन को, मतलब बलबन को ये बताना था कि देखो सुल्तान अलग है और तुम लोग अलग हो, है ना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट अमंग द इक्वल, जो हम लोग आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे, फर्स्ट अमंग द इक्वल, ऐसा नहीं कि हम इक्वल है ना। हम क्या है, तुम लोग से अलग हैं, मतलब हम ऊपर अथॉरिटी में है और नोबल्स नीचे की अथॉरिटी में है। ये गैप मेंटेन होना चाहिए हमेशा। तो ये क्या क्या किया, उसके लिए बहुत सारी चीजें किया। जैसे कि खुद को बोल दिया कि ये एक ईरान का पुराना कोई किंग हुआ करता था, अफरासियाब। अफरासियाब अफरासियाब बोला कि हम उसके वंशज हैं, तो मतलब हम उसके वंशज हैं, तुम लोग नॉर्मल लोग हो, तो तुम लोग जो है थोड़ा ढंग से बात करो हमसे। तो पहला। दूसरा क्या किया, ये नया नया कोर्ट पैराफेरनेलिया लाने लगा, नए नए चीजों को लाने लगा। हाँ, नया नया कोर्ट पैराफेरनेलिया लाने लगा, मतलब जैसे कि अलग अलग कस्टम ट्रेडिशन, जैसे सजदा पैबोस। तो अब क्या होता था कि अब कोई भी नोबल आएगा सुल्तान के पास तो पहले क्या करेगा, सिजदा, सिर झुकाएगा। पैबोस करेगा, मतलब पैर को ऐसे
चूमेगा 2-3 बार, ठीक है? या देखे होंगे आप कि सजदा करना, कि सिर झुका करके सजदा करता था, पैपोज़ करता था। तो ये सब एक नोबल्स को अब ये दिखाने के लिए क्या होगा, ये दिखाने के कि तुम अथॉरिटी में मेरे हमसे नीचे हो। तो हर नोबल को ये किया करवा दिया जाने लगा। अब बार-बार जब ये कोई नोबल आके करेगा कि सिर झुकाएगा, एकदम बिल्कुल दंडवत लेट जाएगा उसके सामने, तो उसको लगेगा ना कि हाँ, हम कहीं न कहीं सुल्तान के नीचे हैं। तो एक ये चीज़ की कस्टम डेवलप किया। तीसरा चीज़, एकदम अपना नेचर चेंज कर दिया। पहले जो बलबन था, जो जब ये नायब मामलिकात हुआ करता था, वो बलबन अब सुल्तान बलबन नहीं रहा। जब वो नायब हुआ करता था, मामलिकात का नायब हुआ करता था, तब क्या करता था कि हर हफ्ते में 2-3 बार पार्टी देता था, दारू के लिए बुलाता था सबको कि आओ पार्टी करते हैं, ऐसा-वैसा। बढ़िया एन्जॉय करता था लोगों के साथ। जैसे ही सुल्तान बना, एकदम हँसना बंद कर दिया वो। ना किसी से मज़ाक करेगा, ना किसी से जोक करेगा, ना नोबल्स के साथ कभी बैठेगा साथ में, मतलब ऐसा दोस्ती के तरीके से नहीं। अब ऐबक के टाइम पे आप सोचिए कि वो पोलो खेल रहा था। पोलो खेल रहा था किसके साथ? नोबल्स के साथ। लेकिन बलबन ऐसा नहीं था, बलबन एकदम सीरियस, कोर्ट में आएगा, एकदम सीरियस रहेगा, ना कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल काम की बात करेगा, काम की बात करके चला जाएगा, ना किसी से हँसी-मज़ाक, कुछ नहीं। कोई इन्फॉर्मल तरीके से नहीं कि नहीं-नहीं तुम जो है ये करोगे, वो करोगे। तो एक कहीं न कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन कर दिया। एक ऑफ़िशियल मतलब एक इमेज बना दिया कि किंग सुल्तान ऐसा होता है, इमेज। जैसे खुद को बोलता था कि किंग जो है जिल्ले-इलाही है। जिल्ले-इलाही मतलब शैडो, मतलब परछाई है, जो अल्लाह का परछाई है धरती पे, वो कौन है? वो किंग है। तो जिल्ले-इलाही खुद को बोलने लगा। तो इस ये सब जो कस्टम और ट्रेडिशन ले आकर के बलबन क्या करने लगा, बलबन जो है सुल्तान का जो ऑफ़िस है, जो पोस्ट है, उसको बहुत ऊपर कर दिया। अब क्या है कि नोबल्स को 2-3 बार सोचेंगे नोबल इस बात को लेकर के कि उसपे हम रिवोल्ट करें कि ना करें। रिवोल्ट, क्योंकि जब आपको पता लग जाएगा कि सुल्तान इतना बड़ा आदमी है, तो रिवोल्ट करें। ऐसे क्या है, अब आप मान लीजिए कोई दोस्त है, अब आपके साथ उठता-बैठता हमेशा है, तो आपको आसानी रहेगी ना उसको उसको उसके साथ रिवोल्ट करने में, उसके खिलाफ। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिसको लगे अरे भाई ये तो बड़ा ऊँचा हुआ आदमी है, ऐसा-वैसा। तो इसी तरीके से क्या किया कि पहला इसका स्टेप क्या था कि सुल्तान के स्टेचर को आगे बढ़ाए, और उसमें बहुत कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा था वो, कि सुल्तान के स्टेचर को आगे बढ़ा दिया। ये किया। दूसरा देखिए इसका क्या था कि ये नए नोबल बनाया जो उसके सबसर्विएंट हो, मतलब जो चालीसा हुआ करते थे, वो क्या थे कि वो इल्तुतमिश के थे सबसर्विएंट, मतलब इल्तुतमिश के अंडर काम करते थे। इल्तुतमिश मर गया, अब वो चालीसा को अपर हैंड मिल गया, मतलब चालीसा अब आ गया अथॉरिटी में। तो ये चीज़ क्या था, ये बलबन को ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। क्योंकि अब उसको लग रहा था कि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जाकर के ये लोग बलबन के खिलाफ भी रिवोल्ट कर दें। तो अब उसको करना क्या था, अब वो चाहता था कि जो ये नोबल्स हैं, धीरे-धीरे वो अपने आदमी उसमें बैठाने लगा। तो एक नया नोबिलिटी क्रिएट करता है, जो उसके अंतर अंदर जो है काम करेंगे, बलबन के अंदर काम करेंगे। तो उसका एक नया एक एक स्टेप ये था। ऐसे ही एक मिलिट्री डिपार्टमेंट को ये रीऑर्गनाइज़ करता है। मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या कहते थे? दीवाने अरीज़। कई जगह आपको दीवाने अर्ज़ भी मिलेगा, दीवाने अर्ज़ या दीवाने अरीज़। तो इसको कहते थे मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो ये कौन ऑर्गनाइज़ किया? बलबन। ठीक है? याद रखिएगा ये चीज़। फिर ये ऐबक के टाइम से ही जो स्पाई मतलब जो क्या कहते थे हिंदी में? अरे! स्पाई को हिंदी में जासूस, हाँ। ये जो बलबन के टाइम पे, ऐबक के टाइम पे ना जासूस वगैरह हुआ करते थे, जो जैसे मान लीजिए अब ये सल्तनत का एम्पायर इतना बड़ा है, दिल्ली यहाँ पे है, तो अब यहाँ का कोई खबर यहाँ तक पहुँचना चाहिए ना, हर जगह खबर, तभी तो सुल्तान को ये पता लगेगा क्या हो रहा है उसके राज्य में। अब हर जगह तो सुल्तान जाके देख नहीं सकता। उस समय इंटरनेट, ट्विटर और ये सब तो था नहीं। तो ये जो जासूस हुआ करते थे या जो न्यूज़ रिपोर्टर हुआ करते थे, वही सुल्तान को खबर ला के देते थे। ऐबक के टाइम से चला आ रहा था, लेकिन ऐबक के बाद, इल्तुतमिश के बाद समझ लीजिए धीरे-धीरे ये डिक्लाइन कर गया। मतलब क्योंकि सुल्तान ही नहीं इम्पोर्टेंट रहा और नोबल्स को उससे कोई मतलब नहीं। नोबल्स क्या किए थे कि सारा पैसा-वैसा आपस में बाँट लेते थे। तो कोई इस पे ध्यान नहीं दिया। बलबन के आने के बाद क्या हुआ कि वो नए जो जो पोस्ट है उसको रिवाइव किया। जो पुराने पोस्ट है, ऐसा नहीं कि इन पोस्ट को बनाया वो पहले से पोस्ट थे, उसको रिवाइव किया। जैसे बरीद-ए-ममालिक, तो बरीद-ए-ममालिक में मतलब ये क्या हुआ करते थे, ये देते थे, खबर देते थे हर जगह से, यहाँ-वहाँ से खबर देते थे। ऐसे ही वाक्य नवीस भी न्यूज़ रिपोर्टर हुआ करते थे। ऐसे मुहिया जासूस हुआ करते थे, बहुत लोकल लेवल पे जासूस हुआ करते थे। बरीद भी जासूस टाइप का होता था। तो इस तरीके से क्या होता था कि बलबन को अपने यहाँ होने वाली जो चीज़ें हैं, उसके बारे में उसको पता रहता था, कि क्या मेरे राज्य में, साम्राज्य में चल रहा है। बलबन जो है वो एक बहुत स्ट्रिक्ट था जस्टिस को लेकर के। वो कभी भी मज़ाक या इस टाइप की चीज़ें करता नहीं था, पहली चीज़। दूसरा वो क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट था जस्टिस को लेकर के। मतलब कोई भी हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, कोई छोटा आदमी हो, वो जस्टिस पे अगर वो गलत काम किया तो उसको सज़ा मिलेगी। बहुत सारा ऐसा इंसिडेंस है, जैसे
चलिए भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर क्या किया, अब देखिए मेवाती जो थे, मेवाती लोग जो थे वो क्या किए थे, दिल्ली के आसपास के रीजन को, खास करके इस रीजन को, साउथ और वेस्ट रीजन को एकदम मतलब अनलिवेबल बना दिए थे। मतलब कोई भी उधर से जाए तो उसको चोरी कर लेना, डाका डाल लेना। तो मतलब ट्रेड हैम्पर हो रहा था, ओवरऑल पूरा सिचुएशन जो है दिल्ली का खराब था अराउंड दिल्ली। अब क्या हुआ कि ये चीज, अब भाई राजा के कोर रीजन में ही अगर लूट खसोट हो रहा है तो राजा के ऊपर तो दिक्कत आएगी ही। तो राजा को क्या, पहले तो शुरुआत में गया वो मेवाती लोग को पनिश किया। कहते हैं कि 6-6 हजार लोग को मार डाला था वो एक बार में, बलबन। तो फिर भी मेवाती रुके नहीं। अल्टीमेटली क्या किया, अल्टीमेटली क्या करता है बलबन, अफगान को लोगों को बुलाता है, अफगान लोगों को बुलाता है, और जो दिल्ली के आसपास का रीजन है वहां से पेड़ पेड़ वेड़ कटवाता है। पेड़ कटवाने के बाद वहां पे क्या करता है, अफगान लोगों की कॉलोनी सेटल कर देता है। फ्री में जमीन दे देता है, बोला तुम लोग रहो यहाँ पे। अब जब अफगान लोग रहने लगेंगे तो वो लोग डील करने लगे मेवाती से, तो धीरे धीरे वो एरिया सेफ हो गया। इसलिए ये भी एक किया। ऐसे ही बलबन के टाइम पे क्या हुआ, बंगाल, बंगाल क्या है ना बहुत इनफेमस था। मतलब बंगाल कभी दिल्ली सल्तनत के अंदर रहता था, कभी दिल्ली सल्तनत के बाहर, क्योंकि इतना दूर था दिल्ली से वो। तो कोई भी वहां अपॉइंट होता था, धीरे धीरे अपना ही एरिया वो बना लेता था। तो हुआ क्या उस समय कि बलबन जो है तुगरिल को अपॉइंट किया, क्या, तुगरिल को अपॉइंट किया बंगाल का गवर्नर। ठीक। तुगरिल गया एज अ गवर्नर बंगाल में। वहां जाने के बाद तुगरिल धीरे धीरे अपना खुद का बनाने लगा वर्चस्व, मतलब अपना खुद का एरिया बनाने लगा। तो अब क्या हुआ कि और धीरे धीरे रेबिलियन में आ गया। मतलब बलबन कुछ कहे तो बात माने ना उसकी, बलबन बोले ये करो तो बात ही नहीं मानता था। तो क्या हुआ कि ये चीज बलबन को पसंद नहीं आई। तो बलबन जो है वो एक आमीन खान, आमीन खान नाम का एक आदमी था, वो गवर्नर था अवध का उस समय। अवध का जो गवर्नर था आमीन खान, आमीन खान वो गया, वो उसको भेजा, बोला एक काम करो तुम जाओ और उसको रिवोल्ट, तुगलक जो रिवोल्ट किया उसको सप्रेस करके आओ। आमीन खान गया ट्रूप्स के साथ, आर्मी के साथ, और हुआ क्या, तुगरिल उसको हरा देता है। तुगरिल जो है वो हरा देता है। अब तुगरिल जब हरा देता है तो बलबन को ये लगा कि ये जो आमीन खान है वो कहीं ना कहीं तुगरिल के साथ मिल गया है। अब तुगरिल के साथ मिल गया, इस वजह से जब आमीन खान लौटता है तो आमीन खान को मरवा करके अवध के गेट पे टांग देता है कि तुम जो है मेरे खिलाफ रिवोल्ट नहीं करोगे। तो ये होता है, सोचिए। फिर क्या करता है बलबन, दो और एक्सपेडिशन, दो टुकड़ी और भेजता है, कि पहले एक को भेजता है वो भी हार जाता है, दूसरे को भेजता है वो भी हार जाता है। अल्टीमेटली क्या करता है बलबन, अल्टीमेटली बलबन ये बोलता है कि अब हम खुद ही जाएंगे वहां पे, अब हम जो है खुद ही बंगाल जाएंगे। बलबन खुद ही बंगाल गया, बंगाल में जाकर के वो तुगरिल खान को खदेड़ा। तुगरिल खान और भागने लगा, त्रिपुरा तक चला गया था तुगरिल। सोचा था कि बलबन नहीं आएगा, लेकिन बलबन पीछे पीछे लगा रहा। अल्टीमेटली तुगरिल पकड़ा गया। तुगरिल के साथ जितने भी लोग थे उसको सपोर्टर, सबको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद क्या किया गया कि एक खंभा टाइप का बनाया गया, ढेर सारा खंभा गाड़ा गया। खंभा गाड़ के एक एक लोग को मार करके उस पर टांग दिया गया। तो ये बलबन ये दिखाने के लिए कि अगर तुम रिवोल्ट करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तो ये हुआ। अब क्या हुआ कि बंगाल कब्जे में आया। बंगाल कब्जे में आने के बाद क्या किया बलबन, बुगरा खान को, उसका बेटा था बुगरा खान, बुगरा खान को बोला तुम गवर्नर बन जाओ। तो बुगरा खान कहाँ चला गया, बंगाल। ठीक। तो ये एक था। ऐसे ही जैसे एक तो ये देखिए, जैसे मान ली आमीन खान को जहाँ सस्पिशन हुआ, ऐसे ही एक बार क्या हुआ था कि बदायूं का जो गवर्नर था, बदायूं का जो गवर्नर था वो उसका एक कोई स्लेव हुआ कर होगा, कोई स्लेव नौकर उसका, उसको कोड़ा मार मार के मार डाला। बदायूं का गवर्नर मतलब बहुत रिस्पेक्ट, मतलब बड़ा आदमी था बलबन के मिनिस्ट्री में। तो कोड़ा मार मार के मार डाला। मारने के बाद क्या हुआ कि अभी खबर फैली नहीं कुछ दिन तक। फिर बाद में उसकी जो औरत बीवी थी वो बलबन से शिकायत लेके गई कि देखो ऐसी ऐसी बात है यार, कोड़ा कोड़ा मार मार के मार डाला मेरे पति को। तो बलबन गुस्सा आ गया, गया बदायूं का जो था गवर्नर उसको, तो पहले उसको मार डाला। उसको मारने के बाद इवन, और उसको मारने के बाद क्या किया कि जो न्यूज रिपोर्टर था, जो न्यूज नहीं पहुंचाया था, वाकया नवीस, बदायूं से दिल्ली तक वो खबर नहीं आ पाई थी ना खुद से, तो न्यूज रिपोर्टर को भी पकड़ा और मार करके टांग दिया। तो ये चीज, इस तरीके का वो जस्टिस अपनाता था। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस है, कितने बड़े भी नोबल होते थे, अगर वो लोग गलत काम करते थे तो उसको जो है वो पनिशमेंट जरूर देता था बलबन। तो बलबन का कहते हैं कि पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन अपनाता था। तो मतलब कि खुद खुद भी मतलब अपने रिश्तेदारों को भी नहीं समझता था कुछ वो। शेर खान उसका रिश्तेदार था, उसको मरवा डाला। मतलब कहीं भी कोई ये नहीं कि कहीं भी उसका कोई अगर प्रॉब्लम हो या कहीं उसका कोई रिश्तेदारी हो तो ये सोचे कि नहीं नहीं हम अपने गवर्नेंस के आगे उसको जाने देंगे ना। अगर उसको उससे प्रॉब्लम है तो उसको मरवा डालेगा, सिंपल सी बात।
तो बलबन एक बहुत स्ट्रिक्ट एक हिसाब से रूलर था, मतलब कोर्ट में आके बिल्कुल तन के बैठना, हंसना नहीं, एकदम ये दिखाना कि कितना सीरियस वो आदमी, और सीरियस था भी, ऐसा नहीं है, काम भी खूब करता था। ये सब चीजें हुई। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आपको पता होगा मंगोल का थ्रेट, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मंगोल क्या होता है, मंगोल पहली बार हम इल्तुतमिश के टाइम पे पहली बार इंडिया पे वो लोग अटैक किए थे। क्यों, आपको पता होगा 1229 में ओतरार एक जगह था, ओतरार, ख्वारिजमियन एम्पायर का ओतरार, वहां के गवर्नर, भाई ट्रेड होता था मंगोल और उसका, ख्वारिजमियन एम्पायर का। तो ख्वारिजमियन एम्पायर, ये यहाँ पे ये लोग मंगोल जो है, चंगेज खान वो भेजा अपना क्या, अपने दो एम्बेसडर भेजा, उत्तराट शहर में गए, उत्तराट शहर में इन दोनों एम्बेसडर को मार दिया गया। फिर दोबारा एम्बेसडर भेजा जवाब मांगने के लिए कि भाई ऐसा क्यों किए, हमको जस्टिस चाहिए, उनको भी मार दिया गया। तब मंगोल आर्मी खुद आकर के ख्वारिजमियन एम्पायर को पूरा लूट लेती है, पूरा खत्म कर देती है। उसी के बाद से क्या होता है, ये लोग धीरे धीरे इंडिया आने लगते हैं। तो इंडिया में सतलज नदी, लगभग सतलज नदी तक ये लोग आते हैं, उसके आगे लोग नहीं आते हैं, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, जो मंगोल की आर्मी थी वो आर्मी ऐसी थोड़ी थी कि बहुत ट्रेंड आर्मी हो। वो लोग ऐसे थे जैसे कि वो लोग आते थे, लूटते थे, चले जाते थे, इस तरीके का था। अचानक से, जैसे जर्मनी में आप देखेंगे, जर्मनी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक उनका तरीका था, ब्लिट्सक्रिज। ब्लिट्सक्रिज ब्लिट्सक्रिज मतलब अचानक से वो लोग आते थे, एकदम धप्पा बोलते थे, हमला बोलते थे, चले जाते थे। तो ऐसे ही जो मंगोल की आर्मी थी इसी तरीके से थी। तो मंगोल का पूरा पूरा एक एम ये होता था कि वो आए, लूट करके लेते जाए, ये था। होता क्या था कि उस समय जब महमूद का रेंज चल रहा था, महमूद के रेन के समय ही क्या हुआ था कि मंगोल उस समय लाहौर पे कब्जा कर लिए थे, मुल्तान पे कब्जा कर लिए थे, और बहुत सारे ऐसे, सिंध पे कब्जा कर लिए थे, सिंध पे कब्जा कर लिए थे। बहुत सारे वहां के गवर्नर जो हैं, जो पहले टर्किश गवर्नर, जो पहले पैसा भेजा करते थे दिल्ली की टैक्स, तो दिल्ली को मान रहे हैं अपना राजा, वो पैसा भेजने लगे मंगोल को। ठीक। अब क्या हुआ कि ये चीज जो है, प्रॉब्लमेटिक तो थी, लेकिन ये बलबन जानता था कि अभी हमारा जो दिल्ली सल्तनत, इसलिए देखिएगा बलबन के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ एम्पायर का, बहुत ज्यादा चीजें कब्जा नहीं की गई, क्योंकि बलबन का ये मानना था कि अभी जो हमारा, जितना हमारे पास है पहले उसको तो कंसोलिडेट कर ले, फिर हम जाकर कहीं एक्सपेंशन करेंगे, कहीं लड़ाई लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो आप देखेंगे कि बलबन के टाइम पे क्या हुआ, बलबन को पता था कि लिमिटेशन क्या है, हमारा दिल्ली सल्तनत का लिमिटेशन क्या है। इस वजह से वो क्या किया, वो जो है पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट भी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जा करके एकदम लड़ाई झगड़ा करना, अपीज करता था, मतलब मंगोल को बोलता था कोई बात नहीं भाई, तुम भाई भाई हैं। इवन 1259 में जब महमूद था, उस समय मंगोल और इसमें अच्छी एक रिलेशनशिप भी डेवलप हो गया था। लेकिन होता क्या है, अल्टीमेटली होता क्या है, मंगोल बाज अपने आते नहीं है, वो लोग अटैक करते रहते हैं। तो बलबन क्या करता है, अपने बेटे मोहम्मद को अपॉइंट कहाँ कर देता है, उधर पंजाब के साइड में, ताकि वो उसका पूरा फ्रंटियर का गवर्नर बना देता है उसको, गवर्नर, ताकि उस रीजन में मंगोल के अटैक को रोका जाए। ठीक। और इसका बहुत प्यारा बेटा था, मतलब बहुत ही दुलारा प्यारा बेटा था ये, और मोहम्मद बहुत टैलेंटेड भी था। तो वो क्या करता है कि मंगोल हर साल रेड करते थे, और हर साल ये लोग लड़ाई करते थे मंगोल से। तो यानी कहीं ना कहीं दिल्ली को बचाए रखे हैं ये लोग, कहाँ तक, क्योंकि पूरा एक वो था कि दिल्ली तक आ जाएंगे मंगोल, दिल्ली को लूटने। तो मोहम्मद जो है, इसी लड़ाई में क्या हुआ, मोहम्मद एक बार 1285 में मर गया। 1285 में मोहम्मद की डेथ हो जाती है। अब होता क्या है कि ये चीज बलबन को पूरी तोड़ के रख देती है। अब लगभग 80 साल का हो चुका था बलबन तब, अपने बेटे को खोने के बाद, समझ लीजिए कि कोर्ट में तो अभी भी वही सीरियस पर्सनालिटी, अभी भी वही पोकर फेस, आता था, रोता नहीं था। अब आप सोचिए साइकोलॉजिकली कितना इंपैक्ट कर रहा होगा कि आप इतने बड़े दुख झेल रहे हैं, लेकिन आप कोर्ट में आ रहे थे, एकदम सीरियस है, एकदम बातचीत ऐसा कर रहे हैं ऐसे भी कुछ हुआ ही ना हो। और जब अपने रात में अपने घर में, अपने हाउस होल्ड में, मतलब अपने कमरे में वापस जाता था बलबन, तो क्या करता था कि अपना बाल नोचता था, रोता था बच्चों के जैसे, मिट्टी धूल अपने ऊपर, मतलब कपड़ा फाड़ देता था, इस तरीके की चीजें करने लगा। कब तक चलेगा ऐसे। 1285 के बाद बलबन की तबीयत खराब होने लगी, 1286 में बहुत खराब हो गई, 1287 में जनवरी में मर गया बलबन। बलबन अब बलबन जब मरा, तो उसको क्या हुआ कि वो बोला था कि काय खुसरो को काय खुसरो काय खुसरो को बना देना, वो नया सुल्तान बना देना। नोबल्स को मरते मरते बोला काय खुसरो, क्योंकि पहले उसका मन था, पहले वो क्या, मोहम्मद, पहला चॉइस तो मोहम्मद था, वो तो मर गया। दूसरा चॉइस था बुगरा खान, जो कलकत्ता में था, बंगाल में था।
जिसको अपॉइंट किया था वो गवर्नर बंगाल का। तो क्या करता है, जब उसकी तबीयत खराब होती है तो बुगरा खान को बुलाता है वहां कलकत्ता बंगाल से, बोलता है कि अरे यार, अब देखो तुम्हारा भाई भैया भी मर गया है, अब एक काम करो, अब हम भी मर जाएंगे, तुम बन जाओ, अब तुम बंगाल छोड़ो, आ जाओ दिल्ली, और दिल्ली आओ और दिल्ली संभालो सब कुछ, ये सब। लेकिन बुगरा खान क्या था, आराम तलब वाला आदमी था, जरा टेंशन उसको लेना नहीं था। अब दिल्ली में पता था उसको कि इतना माथापच्ची है दिल्ली में, कौन सुल्तान बने कौन ये करे, आराम से वो बंगाल में लखनौती में बढ़िया सेटल है, पैसा वैसा आ ही रहा है ठीक ठाक, तो इसलिए उसको टेंशन इतना लेना नहीं था। तो जब तक बाप जिंदा था तब तक बोला हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हम बन जाएंगे बन जाएंगे। तो क्या हुआ कि बाद में फिर क्या हुआ कि वो जैसे ही थोड़ी तबीयत सही होने लगी बलबन की, बलबन बेड पे था, उसने बोल दिया कि हाँ हम बन जाएंगे। बलबन की जैसे तबीयत थोड़ी सही होने लगी, ये भाग गया वापस बंगाल। तो बलबन को लगा ये क्या है, तो बलबन फिर क्या किया कि काय खुसरो को अपॉइंट किया, क्या कि बोला कि इसको 3 दिन मरने से 3 दिन पहले बोला काय खुसरो को बना देना तुम सुल्तान। लेकिन नोबल जो थे वो क्या किए, वो लोग इसको नहीं बनाए और कैकूबाद को बना दिए। कैकूबाद वही तो इसका बुगरा खान का बेटा था कैकूबाद। कैकूबाद को बना दिए क्या, नया सुल्तान। अब कैकूबाद जब नया सुल्तान बना तो किसकी मदद से बना, निजामुद्दीन की मदद से बना। ये क्या था, एक दिल्ली का कोतवाल था, उसका बेटा था निजामुद्दीन। ये धीरे धीरे बहुत इन्फ्लुएंस इसका बढ़ने लगा इसके रेन में। और इसको नायबुल मुल्क अपॉइंट किया। नायबुल मुल्क मतलब डेप्यूटी रूलर ऑफ सल्तनत, मतलब सुल्तान के बाद का जो रूलर होगा वो नायबुल मुल्क, डेप्यूटी रूलर ऑफ सल्तनत, ठीक। अब कैकूबाद क्या करता है, कैकूबाद इसको अपॉइंट कर देता है नायबुल मुल्क, और खुद जो है खुद चैन से रहने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है कि नैब और ये क्या है, वाइन दारू खूब पीने लगता है। निजामुद्दीन का एक पॉलिसी रहता है कि अरे यार तुम पियो मजा करो यार, हम तो है ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। इसको और प्रमोट करता है। उस समय का जो जियाउद्दीन बर्नी वगैरह जो लिखते हैं बाद में कि मस्जिद से ज्यादा लोग जो है शराब खाने में जाने लगे थे इसके कारण। तो क्योंकि बहुत पूरा सब नोबल पी के धुत हैं कोई। तो ये चीज, ये खबर पहुंचती कहाँ, बंगाल। बंगाल उसमें कौन रूल कर रहा था, बुगरा। अब बुगरा बाप था इसका कैकूबाद का, तो वो बोलता है कि रे ये तो गलत हो रहा है। तो ये क्या करता है कि बोलता है भाई कैकूबाद तुम अपने आप को संभाल लो। तो इवन ये दोनों बुलाता है कि तुम आओ चलो तुमको बताते हैं। कैकूबाद निकलता है अपनी आर्मी लेकर के, बुगरा निकलता है अपनी आर्मी लेकर के। ये लोग सरयू सरयू नदी के एक तरफ ये खड़ा है, एक तरफ कैकूबाद खड़ा है। कैकूबाद को ये लगता है कि बुगरा जो है वो आ रहा है हमको हराने और हमसे थ्रोन ले लेगा। लेकिन इसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था दिल्ली में रूल करने में, ये तो चाहता था कि बस दिल्ली में बंगाल में पड़ा रहे। लेकिन ये अपने बेटे को एक सेंस भरना चाहता था कि देखो ये कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। ये लोग नदी के पास आते हैं, नदी के पास आने के बाद मतलब मैसेज यहाँ वहाँ जाता है तो पता लगता है नहीं नहीं, बुगरा खान जो है वो थ्रोन के लिए नहीं आ रहा है, बस समझाने के लिए आ रहा है। ये सही होती है। अब यहाँ पे खड़ा कैकूबाद, यहाँ पे खड़ा है बुगरा। तो अब इशू ये हो जाता है कि कौन नदी पार करेगा, बाप पार करेगा कि सुल्तान पार करेगा। कैकूबाद वैसे भी थोड़ा वीक पर्सनालिटी का रहता है, कैकूबाद बोलता है छोड़ो यार हम ही पार कर लेते हैं। तो ये ईगो हटा करके चला जाता है इधर, इसके टेंट में जाता है, इसके टेंट में जाता है, बिल्कुल सिजदा पैबोस जैसे करना होता करता है अपने बेटे के सामने, जबकि बेटा सुल्तान है। सिजदा पैबोस करता है, लेकिन कैकूबाद देख का दिल पिघल जाता देखता कर यार बाप झुक रहा है और जमीन को चूम रहा, मेरे पैर को चूम रहा, तो उसको एकदम फूट फूट कर रोने लगता है। दोनों लोग गले मिलते हैं। बहुत समझाता है बुगरा कि देखो यार जा रहे हो तुम, पहले क्या करो निजामुद्दीन को हटाओ वहां से, वो तुम्हारा काम गड़बड़ कर रहा है। और धीरे धीरे कंट्रोल लो, मतलब सख्त सख्त लौंडा बनो, कंट्रोल लो अपने हाथ में और रूल को चलाओ। मोटिवेटेड होकर के ये आता तो है, खूब मोटिवेटेड रहता है, कुछ दिन चीजें करता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसी शराब और इस सब में तो अल्टीमेटली क्या होता है, कैकुबाद को नोबल्स हटा देते हैं। फिर कुछ समय के लिए इसका बेटा कई मार्स होता है, उसको अपॉइंट करते हैं लोग, 3-4 महीने ये रहता है, फिर अल्टीमेटली ये भी के लिए मतलब अच्छे तरीके से रूल नहीं कर पाता है। उस समय जलालुद्दीन खलजी क्या है ना, एक कमांड बढ़िया मिलिट्री कमांडर हुआ करता था। उसमें लगभग 70 साल का था ये जब ये राजा बना। तो ये क्या था, ये मंगोल के खिलाफ बहुत लड़ाई किया था, मतलब बहुत एक्सपीरियंस था, लोगों की बहुत इज्जत करते थे लोग इसकी, मतलब पूरे नोबिलिटी में इसकी इज्जत थी, ठीक ठाक इज्जत थी। ये क्या करता है, ये अपने आप को राजा बना लेता है। अब खलजी, ऐसे तो ये लोग थे टर्किश, ये लोग टर्किश थे। कैसे टर्किश थे कि अल्टीमेटली इनका जन्म हुआ था टर्किश रीजन में, लेकिन ये लोग के वंशज आ चुके थे अफगान। अब अफगान में आने के बाद ये लोग अफगान कस्टम ट्रेडिशन फॉलो करने लगे थे। तो उस समय के जो टर्किश लोग थे इनको टर्किश नहीं मानते थे, ये लोग बोलते थे कि अरे तुम तो अलग हो, ठीक है। एनीवे,
खलजी आए, अब जितने दबे कुचले उस समय अफगान थे, उन लोग का भावनाएं बाहर आने लगी कि हमारा भाई भाई बन गया है सुल्तान। तो ये चीज होने लगा। इसलिए पहले शुरुआत में देखिए क्या करेगा वो, जो जब जब जाएगा ये दिल्ली, अचानक से नहीं चला जाता है ये, जब ये रिवोल्ट कर लेता है तो ऐसा नहीं कि दिल्ली चला जाएगा। वो क्या करता है, अलग एक शहर बनाता है, शहर नौ, है ना, एट किलूगढ़ी। इसको सिरी, यही फोर्ट ऑफ सिरी, सिरी का फोर्ट है, उसी को कहते हैं, वही बनवाता है। तो एक अलग जगह बनवाता है क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वापस उसी जगह जाए जहां पहले रूल किया करते थे टर्किश लोग। तो उसी के बगल में एक सिरी फोर्ट बनवाता है और नया जगह बनवाता है, ठीक, ताकि बाद में जाएगा, ऐसा नहीं कि बाद में दिल्ली में जाएगा। एक बलबन का रेड पैलेस था, वहां जाएगा और उसके सामने आकर के फूट फूट के रोने लगता है ये, करिए यार, कितना समय का देखो फेर फेर, बलबन जो है ये मर गया, ऐसा वैसा करके नौटंकी जो भी होगा उसका। तो ये याद रखिएगा, शहर नौ किस जगह था और फोर्ट सिटी। अब जलालुद्दीन की का दिक्कत ये था, जलालुद्दीन हो चुका था बूढ़ा और वो एकदम सेठिया चुका था प्रॉपर तरीके से। कैसे? अब उसको रूल और गवर्नर ये सब याद, मतलब रूल और एम्पायर ये सब नहीं समझ में आता था। अब उसको दिख रहा था अल्लाह, कि भाई अब तो हम जाने वाले हैं, तो हम कोई ऐसा गलत काम ना करें कि जिससे हमको कहीं ऐसा ना हो कि हमको नरक में भेज दिया जाए, हमको जन्नत मिले। उसके दिमाग में ये था। तो वो क्या करता था, वो किसी को कुछ कहता ही नहीं था। जैसे मान लीजिए उसके खिलाफ मलिक छज्जू, मलिक छज्जू उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। कारा, कारा जो इलाहाबाद के पास, प्रतापगढ़ के पास जो कारा है, इसका गवर्नर था मलिक छज्जू, रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट कर किया तो वापस आया तो बोला अरे यार, मतलब ऐसा नहीं कि रिवोल्ट कर दिया तो पहले आप देखिए बलबन क्या किया। बलबन जब तुगरिल, तुगरिल को पकड़ा जब बलबन बंगाल में, तो उसको क्या किया, मार करके पोस्ट पे टांग दिया था सबको। तो एक ये बलबन का नेचर। अब इसी जलालुद्दीन खिलजी का नेचर क्या था कि तुगरिल जब ये मलिक छज्जू जब आया उसके पास, तो दोनों उसको गले लगा लिया, उसको शराब पिला रहा है, बोला अरे यार क्यों ऐसा करते हो, आराम से रहो, ऐसा वैसा करके। तो मतलब जो रिवोल्ट भी करते थे उनको भी कुछ बोलता नहीं था। प्लस मान लीजिए कोई चोर डकैत पकड़ा गया तो उसको भी बोलता था कि अरे यार क्यों करते हो ऐसा, समझाता था, फिर बोलता था उसको बंगाल भेज दो, बंगाल लोगों को भेज देता था। तो इतना वीक हो चुका था, लोग नोबल्स को भी लगने लगा कि ऐसे कैसे चलेगा एम्पायर। भाई जलालुद्दीन, मतलब एक सुल्तान को तो, अब कहीं बलबन का एग्जाम्पल, अब बलबन अभी कितना दिन हुआ था मरे हुए, बलबन को 3 साल मरे हुआ बलबन को, बलबन का एग्जाम्पल था उनके दिमाग में। अब एक अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी आ गया, इसका एग्जाम्पल। तो बहुत वीक टाइप का पर्सनालिटी इसका था। तो क्या किया कि अल्टीमेटली ये तो प्रॉब्लम तो होगी। उस समय अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन क्या था कि वो कारा का गवर्नर बना दिया गया था। अलाउद्दीन कारा, वही कारा का गवर्नर बना दिया गया था अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन भी क्या कर रहा था, धीरे धीरे उसके मन में भी था कि भाई हमको भी, हमको हटा देंगे इसको, मतलब क्योंकि बहुत सारे डिससेटिस्फाइड नोबल ऑलरेडी थे जलालुद्दीन के कोर्ट में, जो चाहते थे कि हट जाए। अलाउद्दीन जब कारा का गवर्नर था तभी वो मालवा पे अटैक किया। मालवा पे अटैक किया, जो पैसा लाया वो दे दिया जलालुद्दीन को, देखो भाई इतना पैसा नहीं इकट्ठा किए हैं। तो जलालुद्दीन उसको बोला हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक। लेकिन वो देवगिरी पे फिर अटैक कर दिया, देवगिरी पे। उस समय भी अलाउद्दीन राजा नहीं है, उस समय वो गवर्नर है। ये जो देवगिरी पे अटैक था, ये बिना पूछे किया था अटैक। वो क्या किया कि बिना पूछे अटैक किया। तो अब क्या होने लगा कि अब दो खेमे में बंटने लगा। अलाउद्दीन के जो वहां पे सलाहकार थे, जो एडवाइजर थे अवध में, वो लोग क्या बोलते थे, वो लोग बोलते थे कि यार तुम पैसा इकट्ठा कर लो, तुम पैसा इकट्ठा कर लो ढेर सारा। ये सब पैसा काम आएगा तुमको कब, जब तुम रिवोल्ट करोगे जलालुद्दीन के खिलाफ, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए ठीक ठाक। अलाउद्दीन धीरे धीरे अटैक कर करके पैसा इकट्ठा कर रहा था। ये खबर पहुंची दिल्ली तक कि भाई देखो ऐसा है, जलालुद्दीन को बोला गया कि देखो ऐसा है, अलाउद्दीन जो है ना वो चाहता है, क्या करना चाहता है, वो तुम्हें हटा देगा गद्दी से। पहले भी जलालुद्दीन को बहुत से लोग ऐसे बोलते थे कि मान लीजिए कि दो चार नोबल शराब पी लिए, शराब पीने पे बोलते रहे हटाओ यार इस सुल्तान को, जलालुद्दीन को मार देंगे हम इससे वैसा। तो मान लीजिए कोई उसमें से कोई जाकर के जलालुद्दीन को बताया कि कल रात में ना ये 3 लोग मिल करके आपको मारने की बात कर रहे थे। तो जलालुद्दीन बोलता है कि अरे यार तुम हमको ये सब बात मत बताया करो, दारू पी के कौन क्या करता क्या नहीं करता मेरा टेंशन नहीं है, मतलब समझ रहे, इस तरीके का नेचर था। अब अलाउद्दीन के बारे में भी ये खबर गई उसके पास कि अलाउद्दीन चाहता है कि तुमको जो है हटा देना। लेकिन फिर अलाउद्दीन, अलाउद्दीन का भाई जो है वो भी था दिल्ली में उस समय। तो वो बोला जलालुद्दीन को कि देखो अलाउद्दीन को बहुत दुख हो रहा है कि आप तक ये खबर गई, आपको ये लग रहा है कि अलाउद्दीन हटा देगा आपको, इतना वो दुखी है कि आपसे वो पर्सनली मिलके सॉरी बोलना चाहता है। तो जलालुद्दीन क्या किया कि वो बोला ठीक है, हम जाते हैं वहां तक। तो ये जलालुद्दीन अवध की तरफ बढ़ा, अवध की तरफ ये बढ़ा। अब क्या हुआ कि नदी के किनारे ये लोग मिले, इधर जलालुद्दीन का फोर्स है, इधर अलाउद्दीन का फोर्स है। जलालुद्दीन जब पहुंचा तो अलाउद्दीन की फोर्स पूरे बैटल रेडी थी, मतलब बैटल फॉर्मेशन में पूरा रेडी थी।
अब जलालुद्दीन तो जा रहा था मिलने अलाउद्दीन से, मतलब उसका भतीजा था। तो उसको लगा कि यार क्या ही कितने ही लोग ले जाएंगे, तो 500-600-700 लोग को ले गया साथ में अपने। यहाँ पहुंचा तो वो बोला कि ये क्या है, ये तो पूरा बैटल के लिए रेडी है। तो लोग इसके जो अलाउद्दीन के जो साथ में थे वो लोग बोल, मतलब अलाउद्दीन के साथ जो इधर पार्टी में थे वो लोग बोले कि अरे नहीं नहीं, ये बैटल रेडी इसलिए ना कि आपको दिखाना चाहता है कि आपको रिस्पेक्ट, नहीं 19 तोपों की सलामी और इस टाइप का चीजें आपको देना चाहता है, बस यही है। बेवकूफ ये जलालुद्दीन बेवकूफ ही था, समझ नहीं पाया। ये क्या किया, पार कर गया नदी। नदी पार किया, नदी पार करने के बाद अलाउद्दीन के पास गया। अलाउद्दीन को देखा, अलाउद्दीन का दाढ़ी सो रहा है ऐसे ऐसे करके। दो बार ऐसे ऐसे मारा कि अरे यार बेटा तुम क्यों घबरा रहे हो हमसे, तुमको तुम बचपन से पाले हैं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो उनको, ऐसा ऐसा करके बोला। उतने में क्या हुआ, अलाउद्दीन जो है गर्दन काट दिया। गर्दन काटने के बाद मतलब एक बार में नहीं कटा, दूसरी बार प्रयास किया, फिर वो गर्दन वही स्पीयर में भाला में लेकर के सबको दिखाया गया। जितने लोग थे इसके साथ, जो 500-600 लोग आए थे उनको भी मार डाला गया, लगभग लोग को मार डाला गया। और अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली अलाउद्दीन अब बन जाता है नया सुल्तान। अलाउद्दीन अब नया सुल्तान बन जाता है। अलाउद्दीन की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाए वापस दिल्ली, क्योंकि अभी भी वो डर तो रहता ही है कि यार ये तो गलत काम किया है, कि मार दिया है उसको। जलालुद्दीन की बीवी जो रहती है वहां पे दिल्ली में, वो क्या करती है, वो भी हड़बड़ा जाती है। और वो क्या करती है, वो भी वहां पे इकट्ठा करने लगती है ट्रूप्स। अब अलाउद्दीन उस समय तो अवध में रहता है, तो ये कोशिश करता है कि चलो ठीक है, धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे कदम फूक फूक करके दिल्ली की तरफ बढ़ता है, और जो पैसा इकट्ठा किया रहता है वो पैसा रास्ते भर लुटाते हुए जाता है। तो जो सोल्जर्स हैं ऐसा, तो अब सारे सोल्जर्स क्या है ना, अलाउद्दीन के पीछे हो लेते हैं कि अरे भाई पैसा मिल रहा है चलो। तो दिल्ली की गेट तक आता है, फिर दिल्ली की गेट में सोल्जर्स जो मिलते हैं उसको, उनको भी खूब पैसा लुटाता है कि मतलब खाते पे चढ़ के फेंक रहा है, पैसा लो पैसा लो। अब पैसा लो, बढ़िया एकदम पैसा मिल रहा है सबको। तो क्या हुआ कि अधिकतर लोग डिफेक्ट कर जाते हैं किधर, अलाउद्दीन की तरफ। जब अधिकतर लोग डिफेक्ट कर जाते हैं तो अल्टीमेटली अलाउद्दीन बन जाता है नया सुल्तान। अब अलाउद्दीन जब सुल्तान बनता है तो इसकी आगे कहानी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है अलाउद्दीन का और इम्पोर्टेंट है अलाउद्दीन। तो इसमें अभी तक कोई इशू आपको? कहानी समझ में आई? एक बार रिकैप कर दिया जाए क्या सब? हाँ। देखिए, पहले ऐबक बनता है, ठीक। तो ऐबक जब बनता है तो ऐबक के टाइम पे 1206 से लेके 10 तक ऐबक बनता है। ऐबक के टाइम पे इशू क्या रहता है, अभी भी नेसेंट स्टेज में रहता है, बहुत छोटे स्टेज में रहता है। ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश क्या होता है कि 1210 से 36 तक। तो इल्तुतमिश क्या होता है कि इल्तुतमिश के टाइम पे वो चाहता है धीरे धीरे स्टैब्लिश करना चीजें, लेकिन वो स्टैब्लिश कर पाता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ढंग से नहीं हो पाता चीजें। एकता सिस्टम को व्यवस्थित करता है, वो मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाता है, तो बहुत सारी चीजें करता है। मिलिट्री डिपार्टमेंट को अलग से नहीं, लेकिन एक मिलिट्री को रिओर्गनाइज करता है। मंगोल के खिलाफ इसी के टाइम पे जो है हमला हुआ, तो बहुत सारी चीजें होती है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के मरने के बाद वो बोलता है कि रजिया को बनाना सुल्तान, लेकिन रजिया को सुल्तान बनाते नहीं, क्योंकि नोबल्स तुर्कान ए चहलगानी, वो तुर्कान ए चहल चहलगानी, ये लोग क्या करते हैं, चिहिलगानी, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपर हैंड इनको मिल जाता है, तो ये लोग रुकनुद्दीन फिरोज को अपॉइंट करते हैं। फिर उस दिन में लगता है कि ये नहीं रूल कर पाएगा, तब रजिया आके बोलती है कि भाई चलो ठीक है, हमको अपॉइंट कर दो, देखो हमको। रजिया को अपॉइंट तो कर देते हैं, लेकिन रजिया बाद में अपने मन मुताबिक चीजें करने लगती है। अबिसीनियन एक नोबल रहता है, उसको अपॉइंट कर देती है, अमीर आखुर। उसके बाद लड़के का कपड़ा पहन के घूमने लगती है। तो ये सब चीजें ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स को पसंद नहीं आता, और अल्टीमेटली उसको हटाने की बात हो जाती है। उसका हेड कौन रहता है, एतकीन। एतकीन क्या बोलता है कि अब रजिया को हम हटा देंगे। एतकीन जब रजिया को हटाने की बात करता है तो हटा भी देता है। अल्टीमेटली भटिंडा में जाता है, भटिंडा में जाने के बाद जाती है, और भटिंडा में इसको कैद कर लिया जाता है। और अल्तुनिया, अल्तुनिया से शादी करती है, दिल्ली में वापस से लोग आते हैं, लेकिन हरा दिए जाते हैं। तो रजिया का कहानी खत्म। रजिया के बाद बहरम को अपॉइंट किया जाता है। बहरम वही एतकीन को नायबे मामलिकात अपॉइंट करता है। मेन कंट्रोल एतकीन के हाथ में होता है, लेकिन बहरम धीरे धीरे इतना सेंसलेस मर्डर करने लगता है लोगों का कि अच्छा नहीं लगता है। लोग मतलब नोबल्स को खराब खराब डर लगने लगता है। इवन एतकीन को भी मरवा डालता है वो। तो इसको भी लोग हाथ पैर बांध के इसको मरवा डालते हैं, बहरम को। बहरम के बाद मसूद बनता है। मसूद के टाइम पे भी वही सेम चीज। मसूद भी बहुत एबल सुल्तान नहीं था। उसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बलबन को वो अमीर हाजिब अपॉइंट करता है, लॉर्ड चैम्बरलेन अपॉइंट करता है, ठीक है। तो ये अमीर हाजिब याद कर लीजिएगा, बलबन। अल्टीमेटली नसीरुद्दीन महमूद अपॉइंट होता है। तो नसीरुद्दीन महमूद क्यों इतने साल तक टिका रहा, क्योंकि बलबन का हाथ था इसके ऊपर, बलबन का साया था। बलबन इस समय
समझ लीजिए एक हिसाब से नायब मामलिकात, मतलब एक सेकंड टू सुल्तान था ये। तो रियल कंट्रोल बलबन के हाथ में था। इसी समय बलबन जो है मंगोल के जो थ्रेट होता है उसे डील करता है, इसी समय एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुधारने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीजें करता है इसी समय। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी धीरे धीरे आने लगती है, इसमें दिल्ली सल्तनत में एक स्टेबिलिटी आने लगती है। बलबन को ये पता था कि जो सुल्तान का वैल्यू है वो कुछ रह नहीं गया, लोगों के नजर में सुल्तान मतलब कुछ नहीं। तो उसका पहला काम ये रहता है बनने के बाद कि कैसे हम सुल्तान की वैल्यू बढ़ा दें। तो उसके लिए क्या करता है, बहुत जैसे बोलता है जिल्ले इलाही, सुल्तान एक जिल्ले इलाही है, शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, सिजदा पैबोज, खुद को अफरासियाब का वो बनाने लगता है, बहुत सारे ईरानियन कस्टम फेस्टिवल ये सब फॉलो करने लगता है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा अलग बताने के लिए मजाक वजाक जोक वोक सब बंद कर देता, कोई मजाक नहीं, किस नहीं, नोबल्स के पास बैठता नहीं, नोबल्स से एकदम दूर रहता है ये, नोबल्स के पास बैठता नहीं है, नोबल्स से एकदम दूर रहता, तो एक हिसाब से एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है सुल्तान और नोबल्स में। सुल्तान और नोबल्स में धीरे धीरे सुल्तान की अथॉरिटी बढ़ने लगती है ऊपर, ये होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक नया नोबल एक क्रिएट करता है, नया नोबल जो कि उसके सबसर्विएंट रहे, चालीसा जैसे नहीं कि जो मन किया वो कर दिए, जो सिर्फ और सिर्फ बलबन के सबसर्विएंट रहे। फिर क्या करता है, मिलिट्री डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज करता है, उसको कहते हैं दीवानी अरीज, दीवानी अरीज, इसको अरीज ए ममालिक, अरीज ए ममालिक इसको हेड किया करता था। फिर परीर ममालिक हुआ, वाकिया नवीस हुआ, मुहिया हुआ, ये सब क्या थे, न्यूज और स्पाइस, जासूस वगैरह थे, इसको अपॉइंट करता है कि क्या चल रहा है उसे। जस्टिस इसका बहुत स्ट्रिक्ट था, जस्टिस जैसे बदायूं के गवर्नर को मरवा दिया था, अवध के गवर्नर को मरवा दिया था जस्टिस के कारण। फिर अफगान की कॉलोनीज को सेटल करता है, क्यों सेटल करता है, क्योंकि अगल बगल के दिल्ली के रीजन में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो सोचता है कि क्या करेंगे कि वहां उनको सेटल कर देंगे, उनको जमीन दे देंगे तो वो लोग डील करेंगे। एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे एक इक्ता लैंड हुआ करता था, इक्ता मतलब क्या होता था, जहाँ पे इक्तादार होंगे, इक्तादार, इक्तादार मतलब क्या था, जैसे कल ही हम लोग बोले थे कि जैसे ये है, मान लीजिए दिल्ली है बीच में, तो एरियाज को डिवाइड कर दिया गया था छोटे छोटे उसमें, मतलब इक्ता में, हर एक इक्ता में एक इक्तादार होगा, इक्तादार। ठीक। लेकिन क्या होता था कि जो दिल्ली वाला एरिया है, दिल्ली का एरिया या उसके आसपास का एरिया, जो भी सुल्तान चाहे उसको कहते हैं खलीसा लैंड, खलीसा। खलीसा लैंड बेसिकली कहाँ से आया है ना, ये खलीसी, खलीसी एक जो है टर्म है, अरेबिक टर्म खलीसी। खलीसी मतलब होता है प्योर, प्योर मतलब प्योर इन द सेंस कि बिना किसी इंटरमीडिएट के खलीसी। तो ये खलीसी से ही वर्ड आया है, खलीसा। खलीसा मतलब प्योर, बिना किसी इंटरमीडिएट के। तो खलीसा लैंड मतलब ये सीधे सीधे राज सुल्तान के हाथ में रहेगा, सुल्तान के हाथ में, इसका कोई इंटरमीडिएट, एकदम प्योरली सुल्तान के हाथ में रहेगा। ठीक। इसलिए खलीसा लैंड, इसलिए वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु की खालसा जो है वो भी इसी खलीसी से आया है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये खलीसा लैंड हुआ करता था, तो जो खलीसा लैंड का डायरेक्टली सुल्तान के अंदर होने का मतलब क्या है कि यहाँ से जितने टैक्स वैक्स जाएंगे वो डायरेक्टली सुल्तान के पास जाएंगे। लेकिन इक्ता से जो टैक्स जाएगा, पहले इक्तादार रखेगा अपना सैलरी, जो वो ट्रूप्स मेंटेन कर रहा है, घोड़ा और सैनिक मेंटेन कर रहा है उसका काटेगा। उसके बाद जो एक्सेस बचेगा वो कहाँ जाएगा, जो फवाजिल बचेगा वो कहाँ जाएगा, सुल्तान के पास। लेकिन खलीसा लैंड में क्या था, सारा का सारा पैसा डायरेक्टली सेंट्रल ट्रेजरी में जाएगा। तो उस इसको खलीसा लैंड मतलब खलीसा लैंड बना दिया, अगल बगल के एरिया को अफगान कॉलोनी अपॉइंट कर दिया। अब वहां पे खेती भी हो रही है, ट्रेड भी हो रहा है, तो धीरे धीरे पैसा भी आने लगा, तो ये करता है। फिर क्या करता है, बुगरा खान मतलब तुगरिल को पहले अपॉइंट करता है बंगाल का गवर्नर, लेकिन तुगरिल रिवोल्ट कर देता है। कई बार कोशिश करता है बलबन उसको सप्रेस करने के लिए, कर नहीं पाता, लेकिन बलबन खुद फिर जाता है और इन पर्सन जाकर के 1281 में इन पर्सन जाकर के क्या करता है, उसको सप्रेस करता है रिवोल्ट को, और अपने बेटे बुगरा खान को अपॉइंट कर देता है वहां का गवर्नर। बुगरा खान वहीं सेटल हो जाता है। फिर मंगोल के लिए वो क्या करता है, मंगोल पे ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी नहीं अपनाता है, मंगोल के साथ वो एक अपीसमेंट वाली भी मतलब बातचीत भी चालू करता है, क्योंकि एक रहता है कि उन लोगों में भाई बातचीत चलता रहे। और लेकिन साथ साथ वो क्या करता है, जो वेस्टर्न एरिया है इंडिया का, पंजाब वाला रीजन, वहां पे क्या करने लगता है धीरे धीरे, जो जितने पुराने किले हैं उसको रिपेयर करवाता है, वहां पे हथियार वगैरह भिजवाता है, लोगों को अपॉइंट करता है, सबसे बेस्ट ऑफिसर्स जो थे उसको फ्रंटियर पे अपॉइंट करता है ताकि वो लोग लड़ सकें, क्योंकि दिल्ली पे कहीं अटैक ना हो जाए, तो दिल्ली को बचाने के लिए। तो इस तरीके से चीजें करता है। उसी में उस अपने बेटे मोहम्मद को भी अपॉइंट किया रहता है वहां पे, वहीं पे वो मर जाता है, इससे बलबन का दिल सबसे टूट जाता है। अल्टीमेटली बलबन भी 2 साल बाद मर जाता है। मरने के बाद वो बोलता है कि काय खुसरो को तुम अपॉइंट करना, लेकिन कोई मानता नहीं बात, कैकूबाद को अपॉइंट कर दिया जाता है। कैकूबाद जो है वही चीजें होती है कि
दारू पीना, यहाँ वहाँ करना, इसी में चक्कर में रहता है। बुगरा खान कैकुबात को समझाता भी है, लेकिन उसको समझ में आता नहीं है। अल्टीमेटली कैकुबात को भी हटा दिया जाता है। थोड़े समय के लिए कयूमार्स को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद अल्टीमेटली जलालुद्दीन खिलजी। अब खिलजी एक अलग अलग वो है। अब तक क्या था, ममालिक जो जो अब तक क्या था कि मामेलुक मामेलुक सुल्तान थे। मामेलुक मतलब स्लेव सुल्तान अब तक थे। अब खलजी के आने के बाद खलजी अलग हो गया, ठीक है। तो 1206 से 1290 तक कहते हैं मामेलुक। मामेलुक, ठीक। अब जब खलजी आएगा, खलजी आपको जलालुद्दीन खलजी, ये बहुत अच्छा तो था, कमांडर अच्छा था, मंगोल के खिलाफ बहुत लड़ाई किया था, बहुत एबल था। लेकिन अब जीवन के उस पड़ाव में था कि उसको भगवान याद आ रहे थे, उसको ऊपर वाला याद आ रहा था। तो वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाह रहा था कि जिससे उसको कुछ खराबी हो। तो इसलिए वो क्या करेगा कि वो जो है थोड़ा बहुत पनिशमेंट वगैरह किसी को नहीं देता था, सबको बहुत प्यार से रखता था। लेकिन उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन, वो जो है बैठे बैठे एक कहानी, मतलब एक एक कॉन्स्पिरेसी गढ़ रहा था, और वो जा जाके अटैक करता था अलग अलग रीजन में। तो शुरुआत के अटैक में तो पैसा दिया वो दिल्ली को, लेकिन बाद में पैसा देना बंद कर दिया। जब बाद में पैसा देना बंद कर दिया, तब लगा उसको कि ये पैसा इकट्ठा करने लगा, और अल्टीमेटली रिवोल्ट कर देता है किसके खिलाफ, जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ रिवोल्ट कर देता है, उसको मार देता है। मारने के बाद पहुंचता है दिल्ली। तो अब अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अनपढ़ था, अकबर जैसे अनपढ़ था, अलाउद्दीन खिलजी भी अनपढ़ था। लेकिन आप इसके समय देखेंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो छूते हैं सोना बन जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी वही आदमी था जो जो कुछ किया सब में सक्सेसफुल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक जो कुछ किया सब में अनसक्सेसफुल रहा। तो आगे हम लोग देखेंगे। अब तक कोई इशू, कुछ इसमें डाउट तो बता दीजिए। चलिए, तो कहानी तो पूरी समझ में आ गई होगी आपको, कैसे कैसे क्या हुआ। सर, दिल्ली सल्तनत में सारी डायनेस्टी टर्किश थी? नहीं, सारी डायनेस्टी टर्किश नहीं। देखिए, अब आज के कंटेक्स्ट में हम लोग टर्किश जानते हैं, है ना। लेकिन जैसे जब जो ये जो खिलजी है, अब खिलजी को आप क्या कहिएगा कि अब सारा कस्टम उनका अफगान वाला था, है ना। अब लेकिन जैसे देखिए, लोधी लोधी तो अफगान थे, है ना, लोधी अफगान थे। तो सारी डायनेस्टी टर्किश नहीं थी। ये मामेलुक तक समझ लीजिए पूरा पूरा टर्किश था। लेकिन धीरे धीरे फिर बहुत मिक्स ब्रीड के भी लोग आएंगे। सर इसमें नाम बहुत है। मिडिल मिडवल में नाम बहुत है सर। नाम? हाँ सर। अच्छा, यही रूलर्स के, कंफ्यूज ये करता है। राजा के नाम, जो सुल्तान के नाम। हाँ जी सर। अब ऐसे यही इसे कंफ्यूज कर। कहानी की तरीके से आप याद करिए, तभी याद होगा ये सब। देखिए, जैसे फैक्ट याद करने के लिए कुछ चाहिए ना, कहानी टाइप का चीज, तो इसलिए कहानी जरूरी नहीं कि एग्जाम में हर चीज पूछेगा, लेकिन कई कई बार उसको याद करने के लिए हमको एक सहारा चाहिए होता कहानी का। तो इससे क्या, जैसे मान लीजिए जी आपसे सर। कोई भी सवाल आ जाए कि जलालुद्दीन के टाइम पे बहुत सारा एनेक्सेशन हुआ, तो नहीं होगा इतना कि जलालुद्दीन वैसा था। अगर उस सवाल आ जाए बलबन के टाइम पे बहुत ज्यादा एनेक्सेशन हुआ, नहीं हो पाया, क्योंकि बलबन कंसोलिडेट करने के। तो अगर एक कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, तो कई चीजें ऐसे बाई प्रोडक्ट उसका सही हो जाता है। तो कंसेप्चुअली याद कर लीजिए, दो तीन बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। बस देखिए, रजिया, बलबन, इल्ततमिश, ये तो इंपॉर्टेंट नाम है, तो याद हो जाएगा। काय खुसरो, कायकुबाद, ये भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। बुगरा खान का बेटा था कायकुबाद, तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा थोड़ी चीजें। अब याद तो करना पड़ेगा, इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं इसका। तो और कुछ इसमें, ये जो पोस्ट वगैरह है, हम जानबूझ के यहाँ इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको एक कंटेक्स्ट पता रहे उस पोस्ट का। ऐसे क्या है ना, अलग से पढ़ेंगे और रटेंगे इसका ये था ये था, तो उसमें उतना समझ में आता तो है, समझ में, लेकिन उस तरीके से फील नहीं आता। यहाँ क्या फील आ रहा है कि हाँ भाई, इसको अमीर आखुर अपॉइंट किया गया था, तो अमीर आखुर मतलब मास्टर ऑफ स्टेबल्स। आपको पता रहेगा अच्छा ऐसे ऐसे अपॉइंट होते थे लोग। जी सर ठीक है, क्योंकि सर यही सब ज्यादा पूछता ही है मिडवल में। आजकल का जो कंटेंट तो यही है, 2022 से तो लगभग यही सब पूछ रहा है मिडवल में। हाँ हाँ, तो ऐसे ही चीजें हैं, थोड़ा देख लिया जाएगा। आर्ट एंड कल्चर वाली चीजें हम इसमें भी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कुतुब मीनार वगैरह का बनना, कुतुबुद्दीन ऐबक चालू करवाया, ऐसा ऐसा करके। वो अलग से देख लेंगे आर्ट एंड कल्चर का जो चीज है, क्योंकि अगर आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड करने लगेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना पूरा। जी सर ओके। हम्म। तो और बताइए, इसमें कुछ डाउट आउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो ये। सर मेरा तो मिडवल रटन विद्या है, अगर इस समझ। हम्म। सर मेरे तो मिडवल रटन थे, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ता हूँ मिडवल। क्या मिडवेल आपका क्या है? मिडवल सर रटना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें नाम बहुत है ना, कंफ्यूजन बहुत है हाँ, ठीक। रटना, देखिए बात सही है, रटना पड़ता है, लेकिन
रटने में क्या है कि एक होता है कि आपको एकदम फैक्ट दिया जाए, तो वो रटना मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा वो हम आपको बताते हैं कि सिर्फ फैक्ट रटना मेरे लिए मुश्किल होता था। लेकिन अगर किसी कहानी या किसी कंटेक्स्ट उसका दे दिया जाए तो उसमें आसान होता था कि हाँ चलो ये था, इसके बाद ये बना था, तो अब कुछ तो याद रहता है, मतलब एक नॉलेज, थोड़ा कोहेरेंट नॉलेज हो जाता है, हम ये कह रहे हैं। बस यही एक है, अब इसमें क्या किया जाए, बाकी और नाम वगैरह तो आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा ही पड़ेगा इसमें। अब जैसे खलीसा है, तो खलीसा का अगर आपको अब ये याद रहेगा आपको, खलीसी, खलीसी प्योर, खलीसा, तो खलीसा से क्या पता आप थोड़ा बहुत ऐसे रिलेट कर पाए। इसीलिए थोड़ा बहुत अगर उसका ओरिजिन बता दिया जाता है तो थोड़ा सा इजी रहता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से कुछ डाउट नहीं है आप लोग को। कल हम लोग अलाउद्दीन का देख लेंगे, अलाउद्दीन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। कल अलाउद्दीन का देखेंगे और उसी के साथ देखेंगे कि आगे का जो होगा, तुगलक भी कल कंप्लीट कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत के पैरेलल क्या हुआ था? अच्छा, दिल्ली सल्तनत के पैरेलल, अब देखिए कल अलाउद्दीन जब देखेंगे ना तो आपको ये सब पैरेलल बताएंगे कि ककातिया डायनेस्टी यहाँ रूल कर रहा है, बघेला डायनेस्टी है, ठीक है। ये सब दिल्ली सल्तनत में उसमें बताएंगे आपको कल कैसे, क्योंकि जब अटैक करेगा, जैसे देवगिरी है, देवगिरी पे जब अटैक करेगा, देवगिरी पे, है ना, तो ये सब चीजें पता चलेंगी आपको कल, क्योंकि कल हम लोग ये डिस्कस करेंगे ना, अलाउद्दीन, पहला अलाउद्दीन ऐसा सुल्तान था जो साउथ इंडिया तक अटैक किया था, है ना, तो कल यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से हो गया, आप लोग को समझ, मतलब सेशन एंड किया जाए। चलिए, चलिए, थैंक यू एवरीवन।